जैसे कौन दिन था, संडे था ना, संडे को हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 सब देख लिए। संडे को, सैटरडे को देखे ना, सैटरडे को देख लिए बैंकिंग का। आज हम इसका पार्ट 4 शायद देख रहे हैं, जो कि है चेकबुक से स्टार्ट होगा। आपको चेकबुक भी समझाएंगे, ड्राफ्ट भी समझाएंगे, सब कुछ देखना है आपको ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अब आप अकाउंट खुलवा लीजिएगा बैंक के अंदर में, कहाँ पे, जैसे ही आप बैंक के अंदर में अकाउंट खुलवा लीजिएगा तो आपको एक पासबुक दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या आप चेकबुक लेना पसंद करेंगे, तो आप कहेगा हाँ हम चेकबुक लेना पसंद करेंगे, तो आपको चेकबुक भी दिया जाता है। चेकबुक का इस्तेमाल करते हैं पैसे को क्या करने में, ट्रांसफ़र करने में। किस में करते हैं, पैसे निकालने में, ट्रांसफ़र करने में, दोनों में मदद करता है। जैसे मेरे पास चेकबुक है, ठीक है, और मैं बैंक में जाऊं और उसको भर के जमा कर दूं। जैसे आपको मैं 100 रुपये देना चाहता हूं, तो मैं आपको 100 का चेक काट के दे दिया, क्या दे दिया, आपने अपने बैंक में डाल दिया। वो बैंक में आप डालें जैसे ही वो पैसा, मतलब पैसा नहीं, वो चेकबुक, तो चेकबुक जमा होने के कुछ समय बाद बैंक क्या करती है, उसको जाँच करती है क्या वो सही है, क्या वो गलत है। जिस अकाउंट से वो लिंक चेकबुक है, तो चेकबुक पे डिटेल्स होते हैं जो अकाउंट के बारे में बताते हैं, जो अकाउंट होल्डर है ना उसके बारे में बताते हैं, उसको कांटेक्ट करती है, उसके अकाउंट को, क्या वहाँ पैसा है उतना। सुनो कभी नाम, चेक बाउंस हो गया, कभी चेक बाउंस हो गया तो जेल में चला गया, केस हो जाता है। मान लो हम 1 करोड़ या 1 लाख का सामान मंगवा लिए किसी कंपनी से, और अपना चेकबुक दे दी, क्या चेकबुक डाल दिए ना, चेक में पेमेंट कर देते हैं और मेरे अकाउंट में पैसा है नहीं, उस वक्त पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए हम आपके दुकान पे आए, आपसे बोलें माल पैक कर दीजिए 1 लाख का, हम कैश नहीं चेक देंगे, आपको चेक दिए, आप माल ले दिए, चले गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब आप बैंक में गए भंजाने के लिए, तो बैंक वाला ले लिया आपसे, प्रोसेसिंग हुआ तो आपको मैसेज आया कि उस अकाउंट में जिसका चेकबुक वहाँ पैसा ही नहीं है और चेक बाउंस हो चुका है। चेक बाउंस होता है तो फाइन लगता है, क्या लगता है, कोई भी चीज़ में बाउंस होगा ना बैंक का तो फाइन लगता है, और ज़्यादा हो तो FIR भी दर्ज होगा। हम चाहें तो FIR दर्ज करवा सकते हैं। आप मेरे से 1 लाख का माल ले गए हैं, उसका बिल है और चेकबुक आप दे के गए हैं, वो भी सबूत है, तो आप तो FIR हो सकता है। तब पुलिस आती है, घर पे पकड़ के ले जाती है। भागता है ना कितना लोग, पैसा वैसा इधर उधर करके भाग जाता है, क्यों भागता है, यही रीज़न है। तो बैंक से आपको चेकबुक जो है क्या करती है, मदद करती है, पैसे को निकालने में और प्रोसेसिंग करने में मदद करती है, ठीक है। और बैंक में कई प्रकार के चेक आते हैं, बैंक में कई प्रकार के चेक आते हैं। जैसे एक चेक है बैरियर चेक, ध्यान दीजिएगा, एक चेक क्या है, आपको आज ही याद करना है, घर पे नहीं याद करना है। एक चेक का नाम है बैरियर चेक। इस चेक से कैश धन निकलता है, जिस व्यक्ति के हाथ में रहता है बैंक उसे धन दे देता है, और ये सबसे असुरक्षित चेक है। मतलब देखिए चेक अलग अलग प्रकार का होता है। एक चेक बैरियर चेक है, मतलब साधारण चेक, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा है कि रोड पर मेरा चेक आपको मिल भी गया ना, साइन उन करके हम रख के इनको दे दिए, इनका नाम क्या है, मनोज कुमार, इनको हम दे दिए, ठीक है। और सुरेश कुमार के नाम से इनको चेकबुक दे दिए, ऐसे चेकबुक पर नाम नहीं रहता है उस पर, ठीक, मान लो इनको हम दे दिए 1,000 का, ये जाकर बैंक में भजा लेंगे ना, बन जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा इनको। क्योंकि सबसे असुरक्षित चेक है बैरियर चेक, क्या है, सबसे असुरक्षित, इनसिक्योर है। तो इसीलिए जो बैंक है ना बहुत तरह का चेक में भी फैसिलिटी लाती है। चेकबुक हम ही पास किए हैं, हम ही आपको दिए 1 लाख का, लेकिन जब मेरे अकाउंट से पैसा पे ट्रांसफ़र होगा ना तो बैंक से मेरे को मैसेज भी आएगा, शायद OTP भी पूछे, ये प्रोसेसिंग करने के लिए कॉल भी कर सकता है बैंक, ठीक है। तो वो बैरियर चेक में नहीं ना होता है। बैरियर चेक क्या होता है वाली के, ऐसा चेक जिसके अंदर में हमें मतलब कि पैसा बिल्कुल आम तरीके से मिल जाए, मतलब जैसे कैसे है, तो बैंक में जाते हो ATM डालते हो पैसे निकालते हो, वैसे मिल जाता है बैरियर चेक में। तो बैरियर चेक बेकार होता है, ठीक है। ऑर्डर चेक क्या है, ऑर्डर चेक, अगला चेक को समझते हैं, ऑर्डर चेक है। इस चेक से भुगतान उसी व्यक्ति को होता है जिस व्यक्ति के नाम पर चेक लिखा गया है। हमने मनोज के नाम पर अगर चेक लिखा है तो मनोज को अगर चेक मिला है तो मनोज ही बना सकता है अपना ID दिखा के, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। डेट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब जिस व्यक्ति के नाम पर इशू हुआ है उसी व्यक्ति के खाते में वो भेजेगा। बैरियर चेक का ऐसा कहानी नहीं ना है, तो 2-4 को बैरियर चेक काट के दे दो हमको, हम अमाउंट अपने से भर लेंगे। अच्छा बस कुछ नहीं, बैरियर चेक पर तुम साइन करके हमको दे दो। जो ब्लैंक चेक देता है तो बैरियर होता होगा। हाँ, अब उसको दिया और किसी और को कर ले, ऐसा देता नहीं कोई। ब्लैंक चेक बैरियर ही होता होगा ना। हाँ, असली में फिर ब्लैंक चेक को देगा, लूट लेंगे।
दे के दिखाओ एक बार। अब मान लीजिए कह दें कि तुमको हम ब्लैंक चेक देते हैं, जितना अमाउंट है भर लो, तब बोल लेंगे जितना अमाउंट है भर देंगे सही में। उसके बाद देखो बाउंस करवा देंगे आपको बैंक, इतना भर देंगे, आप FIR मरवाएंगे कि आप बोले हैं। तो ऑर्डर चेक का मतलब क्या होता है? ऐसा चेक जिस व्यक्ति के नाम पे चेक इशू हुआ है वही व्यक्ति अगर उसका इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कॉल्ड बैरियर चेक, यानी ऑर्डर चेक। क्या कहलाता है वो? ऑर्डर चेक कहलाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के नाम पर रहेगा वही। बहुत अच्छे। आज हम जूता नहीं पहने, कुछ कारण था। ओके, तो बैरियर चेक समझ में आया क्या होता है? जिस व्यक्ति के नाम पर होता है उस व्यक्ति को जरूरी नहीं कि बन जाएगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑर्डर चेक में क्या होता है? जिसके नाम पर है वही बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्रॉस चेक, आप कभी भी बैंक से लोन वगैरह लीजिएगा ना, तो आपको दो तरह का पूछेगा। एक है कैंसिल चेक दीजिए हमको, क्या पूछेगा आपसे? देखो, तो क्रॉस चेक समझिए क्या होता है। इस चेक के ऊपर बाएं कोने में दो लकीरें खींची जाती है। क्या होती है? चेक होता है ना, जैसे ये चेक है, देखिए ध्यान से, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये चेक है। तो इस चेक का बायां कोना में ऐसे ऐसे दो लाइन रहेगा, काला काला। किस कलर का रहेगा? ये चेक दिख रहा है ना, इस चेक के इस साइड में दो लाइन रहेगा ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड आपका कौन चेक? क्रॉस चेक। ठीक है, आप ध्यान देंगे। और इस चेक से भुगतान अकाउंट से अकाउंट होता है, यानी सबसे सुरक्षित चेक है। क्रॉस चेक में कैश नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अगर आपको रोड पे क्रॉस चेक मिल गया किसी का, सेम नाम भी आप ही का है, क्योंकि देखिए जब चेक कटता है उसमें जिस व्यक्ति का को देना होता है उसका सिर्फ नाम डाला जाता है, उसका अकाउंट नंबर थोड़ी डाला जाता है, नहीं डाला जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपका नाम मनोज है, आपको मनोज के नाम से चेक मिल गया रोड पर और भी वैलिड, तब जाके बन जाइएगा बैंक में। मान लीजिए भंजाने जाएगा तो बन जाएगा, मान लीजिए बन जाएगा। लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है ना, कि उसमें अकाउंट नंबर लिखा जाता है। क्या होता है? हम आपको सबका इमेज दिखाते हैं थोड़ा देर में। तो अकाउंट नंबर में क्या हो जाता है कि सबसे सुरक्षित रहता है। चेक टू बैंक ऊपर ही, हाथ में कैश नहीं आएगा। गिफ्ट चेक है, क्या है अगला? गिफ्ट चेक है। ध्यान से देखिए, गिफ्ट चेक होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है और ये पुरस्कार देने का काम होता है। अब सुनिए ध्यान से, KBC देखे हैं? KBC की जब लॉटरी लग जाती है, लोग जीत जाते हैं 7 करोड़, तो उसको ऐसे चेक तो मिलता ही है। जब फोटो खिंचाता है तो इतना बड़ा चेक थमाता है, देखा है? मैच वैसे होता है तो मैच वगैरह में इतना बड़ा थमाता है, 2 लाख का बड़ा सा चेक, मतलब इतना बड़ा चेक वो बैंक में लेके जाएगा। डैट इज कॉल्ड डेमो, दिखाने के लिए सिर्फ है। हाँ, क्या देते रहते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गिफ्ट चेक। उसको बैंक में नहीं बना सकते हो, वो दिखाने के लिए फोटो खिंचा लिए, फिर बाद में छोटा सा दिया जाएगा, आप जाके बैंक में इस्तेमाल कीजिए। PD चेक है अगला, क्या आपका? PD चेक। PD का मतलब क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक, वैसा चेक जो लिखे तारीख से अगले 3 महीने तक वैलिड हो। याद रखिएगा, PD होता है, जैसे मैंने आज का डेट डाला है ना, तो आज जनवरी का डेट डाला है 28 तारीख मान लीजिए, तो आज से लेके अगले 3 महीने 28 तारीख तक बैंक में जाके आप उसको भंजा सकते हैं। अगर उससे एक दिन भी लेट जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। वर्तमान में PD चेक जो आपको मिलते हैं ना बहुत सारे, जैसे आप देखे होंगे ये क्या बोलते हैं, कन्या उत्थान योजना हो गया, बहुत सारा योजना हो गया, उसमें पहले ड्राफ्ट मिलता था, चेक भी मिलता था। क्या मिलता था? ड्राफ्ट भी मिलता था, चेक भी मिलता था, तो वो भंजता था। तो उसमें 3-3 महीना 2-2 महीना लेट आता था। सरकारी चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट भी बैलेंस कर लेगा, सरकारी चीज़ ना है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं करेगा। जैसे आप मान के चलिए कोई योजना का पैसा आपको मिला है, अब सरकार के यहाँ ही देर हो गई, वो बन के रखा हुआ है, तो बैंक को उसको चलाना ही पड़ेगा, सरकार का चीज़ है। लेकिन अगर वो नॉर्मल इंसान का काटा हुआ है, हमारा तुम्हारा, तो वो बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा, कहेगा कैंसिल्ड, नया लाइए। ब्लैंक चेक, वही बोलो कितना का चेक काट दूँ? ब्लैंक चेक देता हूँ, साइन करो, निकल जाओ यहाँ से, सारा संपत्ति छोड़ दो। ठीक है, तो इस पर सिर्फ हस्ताक्षर होता है, धनराशि नहीं होता है। भगवान करे ऐसा हमको भी मिल जाए, धड़ के रगड़ देगा पूरा पैसा, अब बाद में फिर धोखा भी दे देंगे, समझ गया ना? उसके बाद चेक बाउंस होना, समझिए क्या होता है। चेक पे अगर धनराशि 1 लाख लिखी हुई है और उसके अकाउंट में 1 लाख रुपये की जगह पे 99,999 रुपये 99 पैसा है, यानी 0.1 पैसा कम है, तो चेक बाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, 1 पैसा अगर नहीं है
चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। और चेक बाउंस होता है ना, तो ऐसे में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है और उसका कानूनी अपराध भी है, FIR भी दर्ज हो सकता है, फाइन भी लग सकता है, जेल भी जा सकते हो, ठीक है। इसलिए आपका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको चेक की जानकारी मिली, हमने चेक को समझ लिया। एक बार रिवीजन कराते हैं शॉर्ट में, या फिर पिक्चर दिखाएंगे आपको, ठीक है। बारी बारी से हम पिक्चर भी दिखाते हैं। और चलिए आपको मैं एक चेक दिखा रहा हूँ जो कि है 13/5/2013 का चेक है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है पे टी श्रीनिवासन, क्या लिखा हुआ है, श्रीनिवासन यूको बैंक का चेक बुक है, थोड़ा ब्लर है। 6,493 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 13/05/13, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। और बैंक में इसमें साइन भी कर दिए है, बैंक ने इसमें क्या कर दिया है, अपना मुहर भी लगा के इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स लिखे गए हैं जिसमें आपके जिस व्यक्ति का खाता होता है ना, उसकी जानकारी होती है इस चेक में। हम अपना चेक बुक कल लेके आएंगे, ठीक है, मेरे पास भी चेक बुक है, खोजना पड़ेगा जी, बहुत कहीं रखा गया है, खोजने की कोशिश करें, अगर मिल गया तो हम लेके आएंगे, किसी दिन दिखा देंगे उस चेक बुक को। उस चेक बुक में क्योंकि वो पूरा ब्लर नहीं होगा। अच्छा, इसमें और चेक बुक है, एक और चेक है, प्रतीक अग्रवाल का चेक मिला होगा, मिला ये 50,25,000 रुपये का है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपका डेट लगा हुआ है, यहाँ पे नाम और यहाँ पे रुपए, यहाँ अकाउंट नंबर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सारी जानकारी इसमें है, ठीक है, अकाउंट नंबर है। और ये जो है ना, जो नंबर आपको दिख रहा है, ये बैंक के बारे में जानकारी दे रहा है, किस ब्रांच में किसका शाखा है, सब कुछ जानकारी इसी नंबर से पता चलती है। यहाँ पे नाम क्या है, दीपक चौधरी, जिनका चेक बुक है, और उनका साइन भी किया हुआ है, क्या हुआ है ना, साइन किया हुआ है दीपक चौधरी का। और ये वैलिड है अप टू 10 लाख रुपये फ्रॉम नॉन होम ब्रांच, ठीक है। ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर चेक बुक में रहती है, ठीक है। अब इस चेक बुक में हम अगर बात करें, देखिए ध्यान से, आपको हम बोले क्या, पहला चेक बैरियर चेक। बैरियर चेक क्या होता है, साधारण चेक, इसको डायरेक्ट चेक में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कैश निकाल सकते हैं। एक और आपको मैंने क्या समझाया था, ऑर्डर चेक, इसका भुगतान जिस व्यक्ति के नाम पर हो। तो यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है, प्रतीक अग्रवाल। तो ये चेक बुक जो है किसको जाएगा, किसके अकाउंट में पैसे जाएगा, पूजा अग्रवाल के अकाउंट में भेजे तो चले जाएगा, प्रमोद अग्रवाल के नाम में चला जाएगा, प्रतीक अग्रवाल है, प्रतीक शर्मा में चला जाएगा, गलती से नहीं जाएगा। जिसका नाम है ना, उसी व्यक्ति के अकाउंट में ये चीज़ जाएगा, और कोई व्यक्ति के अकाउंट में नहीं जा सकता है। प्रतीक अग्रवाल मतलब प्रतीक अग्रवाल। तो ये ऑर्डर चेक भी माना जा सकता है। इसके बाद क्रॉस चेक होता है, क्या होता है, अब जैसे देखिए इस चेक में किस साइड में अगर बोला, बाएँ साइड में, कहाँ बोला, तो इस कोने पर दो गो ऐसे लाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 मिनट बैक हो गया। चलिए ये इस चेक में देखिए ध्यान से, तो इस साइड में 2 लाइन बना रहेगा काला काला, डैट मीन्स वो डायरेक्ट अकाउंट में जाना है। और अकाउंट में जाने वाला चेक में कोई प्रॉब्लम होने वाला, कभी पैसा इधर होगा, सेफ एंड सिक्योर सबसे क्या होता है, अकाउंट वाला चेक, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस चेक। एक होता है गिफ्ट चेक, जो बहुत बड़ा होता है, जो KBC वगैरह खेलते हो ना, उसमें दिया जाता है उसको, हाँ KBC जैसे होता है ना, उसमें मिलता है। मैच वगैरह में देखते हो, जो प्लेयर्स होता है जब जीतता है तो उसको 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ पे देता है, तो 1 करोड़ चेक देता है। तो बहुत बड़ा कार्टन का बना होता है, उसमें लेके दम आदमी से बड़ा 7 फीट का चेक देता है। 7 फीट का करना पर लग जाएगा बैंक में, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग को अकाउंट में पैसा डायरेक्ट चला जाता होगा, ठीक है, वो लोग जाएगा बैंक में, देखिए ना मैच जीते चेक है, मोदी ये क्या नाम है, विराट कोहली जाएंगे मैं बैंक में, हटो हटो लाइन छोड़ो, हमको चेक भजाना है, 7 करोड़ का मिला है, भागो भागो, ऐसे लाइन नहीं लाएंगे उनके अकाउंट में, वो दिखाने के लिए सिर्फ होता है क्या मिल गया है, ठीक है। उसके बाद PD चेक होता है। PD मतलब क्या होता है ना, आज डेट क्या है, आज डेट क्या है, 29। अगर हम आपको आज चेक दे दें और उसमें 5वां महीना डाल दें या दूसरा महीना डाल दें, क्या वो चेक वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। आज हम जनवरी के में आपको मार्च का चेक काट के देते हैं, क्या देते हैं, मार्च के, तो वो पोस्ट डेटेड, ठीक है, जो अगले 3 महीने तक वैलिड होगा, क्या होगा, कोई भी चेक जो 3 महीने के लिए होता है उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। चेक तो वही होता है, हाँ देता इसलिए है ना चेक की, कुछ लोग का क्या होता है, भंजता नहीं तुरंत, चेक में ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता है कि तुरंत भंजता नहीं है। उसके बाद कुछ लोग को क्या होता है कि एडवांस में दे देता है,
बिजनेस में ही होता है ना, एडवांस में देता है कि हाँ आपको हम अगला महीना मैसेज करने वाले हैं, ऐसे चेक पहले से ले लीजिए, कि आएंगे नहीं चेक देने के लिए आपको, हम अब माल भेज दीजिएगा। जैसे हम आपको जनवरी में आ गए, हमको होली में सबसे फुचकारी चाहिए, बढ़िया से रंग चाहिए आपकी फैक्ट्री से, हम दिल्ली नहीं आएंगे या हमको पर बिहार भेज देना, तब चेक साइन करके दे दिए, आपने उस चेक को रख दिया अपने पास, ठीक है। और जब आप माल भेजोगे तब उसको ट्रांसफ़र कर लोगे बैंक में, ठीक है। बैंक में भी उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक भी क्या करेगी, उसको पेंडिंग में रख के छोड़ देगी, लेकिन जैसे ही समय आएगा ना वो उसको प्रोसेस कर देगी। तो वो पीडी चेक होता है, ब्लैंक चेक जिस पे सिर्फ यहाँ पे साइन रहेगा। जैसे क्या नाम है, बिट्टू, बिट्टू नाम है ना जी? अच्छा बिट्टू नहीं है, दीपक है, हम लिख देते हैं बिट्टू, क्या दिक्कत है, अरे नाम काटो। क्या? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे एक दीपक दास लिखा हुआ है, बात नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीपक दास। अब दीपक दास के अकाउंट में मतलब ने पैसा भेजा है, यहाँ पे किसको भेजा है, टीच टेक जो भी नाम है, लेन को भेजा है पैसा। तो हमने दीपक दास का सिर्फ साइन किया, बात करता मैं, और आपको जो है यहाँ पेन से भराएगा, ये प्रिंटेड है ना, पेन से भराएगा। और इस चेकबुक में जब बैंक में आपका किसी सरकारी योजना से आता है ना पैसा, तो वो मैक्सिमम टाइम जो होता है क्या होता है, प्रिंटेड होता है चेकबुक पर, लेकिन बहुत रेयर केस में जो है ऐसे निकलता है। अब सुनिए ध्यान से, तो दीपक दास का साइन करके दे दिए हैं, तो वो कैसा चेक कहलाएगा, ब्लैंक चेक कहलाएगा। मस्त उड़ा दीजिए उसका, है ना, क्या अमाउंट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं लिखा रहेगा किसको पे करना है। उसके बाद वो पैसा जाके किसी के भी अकाउंट में, अब ब्लैंक चेक बोले ना, रोड पर हमको वैलिड ब्लैंक चेक मिल जाए, मतलब हमको आज के बाद किसी जगह पर चेक मिल जाए, ब्लैंक रहा है, ठीक है, मिला तो दीपू को जाके जमा करवाना कहाँ पे, बैंक में, किसी के द्वारा, एक बात कर लीजिए, 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, चलो छोटा मोटा अमाउंट नहीं रखता है, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं बात करते, 1 करोड़ रुपया मिला दीपू को, मिला, दीपू जा रहा था कोचिंग में बैठा, बेचारा गिर गया, सब चल गया, हम उठा लिए। हम देखिए इस पर लिखा हुआ दीपक दास, फिर हम अपने दोस्त को फ़ोन किए, हाँ भाई ठीक है, एक चेकबुक भेज रहे, जरा पता करो, तो पता करके बता दिए बैंक में, हाँ जी चेक वैलिड है, तो हम जमा कर दिए, पैसा आ गया मेरे अकाउंट में, कहानी खाता, कोचिंग में नजर नहीं आएगा, भाग जाएंगे दूसरा जगह 1 करोड़ लेके बिजनेस करेंगे, बात करते। तो एक बता रहे हैं ऐसा ही होगा, ठीक है, 1 करोड़ का चेक मिलेगा तब ना, इसको देगा कौन, पहली बात है, सपना में जी रहे हो। तो ब्लैंक चेक क्या होता है, समझ में आया? गुड मॉर्निंग। कुछ भी नहीं रहता है उसके अंदर में, ब्लैंक चेक में सिर्फ साइन क्या होता है, और आप अपने मन मुताबिक बात कीजिए, व्यक्ति को भेज सकते हो पैसा। फुलवारी निकल जाइए। जब अकाउंट में पैसा उचित ना हो जितना लिखा गया है, तो चेक बाउंस कहलाता है, और इसके खिलाफ FIR भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर में। एक होता है बैंक का ड्राफ्ट, क्या होता है, जब मेरा एडमिशन हो रहा था ना, तो आज के डेट में एडमिशन होना है शाम के 4 बजे तक, बट बैंक सैटरडे है तो 12 बजे तक खुला रहेगा, 1 बजे तक खुला रहेगा, और हम 2 बजे ही जाएंगे, तो क्या होगा ना कि मेरा वो ड्राफ्ट बना के देगा, नहीं देगा। ड्राफ्ट का नियम है आप अभी जमा करिएगा, 4 घंटे बाद मिलेगी। बट क्या था कि मेरे बैंक में थोड़े कॉन्टैक्ट थे, अंकल हैं उस बैंक में, कॉन्टैक्ट है ना, तो हम गए, बोला कि बैंक तो अब बंद होने को है, अब सब सर्वर बंद कर दिए। तो मैडम बोली हमको कोई टेंशन नहीं लेने का, कॉलेज का 4 बजे तक है ना, चले जाओगे। वो चेकबुक, ये ड्राफ्ट का एक लिए, चेकबुक जैसा ही दिखता है ड्राफ्ट भी, ठीक है ना, ड्राफ्ट भी जो है ना चेकबुक जैसा ही दिखता है, वो ली, साइन मारी खुद से, मैनुअल, कंप्यूटर तो नहीं ऑन हो सकता है, पैसा डाली, मेरे से पैसा ले ली, रसीद ले ली, मोहर मार दी, पैसे डाली, और पैसे डालने के बाद उसके ऊपर टेप मार दी, नहीं समझे, 1 लाख रुपये लिख दी एक एग्जांपल, और उस पर टेप मार दी, सेलो टेप होता है ना, वो मार दी। इससे क्या होगा कि वो पैसा फिक्स हो गया, वहाँ से वो कोई कबाड़ेगा तो कबाड़ ना जाएगा। चेक देखे हो, ड्राफ्ट देखे हो, उसका पेज पे आप टेप चिपका के खींचोगे तो जो लिखा हुआ वो हल्का सा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो क्या की लिखी, और उसका पैसा जो है ना सिर्फ उस पर टेप मार दें, असाइनमेंट करके मोहर मार के हमको दे दी, बोले कि जाके वहाँ पे कॉलेज में दे देना। हमको लगा कि कंप्यूटर पे डाली नहीं, कुछ की नहीं, कैसे होगा, क्या था
कि बैंक का कभी कभार सर्वर डाउन होता है ना, बैंक के पास है वो सबसे दिमाग, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, ठीक है। बैंक का सर्वर डाउन होता है तो वो ड्राफ्ट बोले कि देखो कल बैंक खुलेगा, हम सब काम कर देंगे तुम्हारा, तुम पैसा दे दो, ड्राफ्ट भी बना के दे दी मैनुअल हाथ से, कैसे पुर्जा कटता वैसे ड्राफ्ट का पेज भी ले ली, उस पर खुद हाथ से लिखी, कंप्यूटर से नहीं, ना कंप्यूटर में चढ़ा ना कहीं चढ़ा। अब वो हम जाके कॉलेज में दिए, कॉलेज वाले देखा ऐसे 2 बार देखा, बोला कि बैंक वाला दिया है, हम बोले हाँ, एक्सेप्ट कर लिया। हमको शुरू में डर लग रहा था, क्यों डर रहा था, सबका प्रिंटेड, अब मेरा हाथ से लिखा हुआ, तो डर नहीं लगेगा। एडमिशन लेने जा रहे हो, लास्ट डेट है, सबका प्रिंटेड है चेकबुक या ड्राफ्ट, और आपके पास जो वो हाथ से लिखा हुआ है, अब बैंक बंद हो गया है, तब को थोड़ा डर लगेगा ना, जब तक एडमिशन ना हो। ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया। तो ड्राफ्ट कैसा दिखता है, चेकबुक की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें एक फीचर होती है, जिसके नाम से होता है उसी को दिया जाता है, जिसके नाम से होता है उसी को दिया जाता है। तो मेरा DDE कॉलेज था पटना यूनिवर्सिटी का, तो उसके नाम से कटा था, उसके नाम पर वो जमा हो गया, बाद में एडमिशन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ड्राफ्ट एक वित्तीय पुर्जा है। क्या है ड्राफ्ट? एक, वो इसमें पैर रखने वाला नहीं, खोज कहाँ गया। ड्राफ्ट जो है एक वित्तीय पुर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करता है। जैसे चेक होता है वैसा ही ड्राफ्ट होता है। हमने क्या कहा, बिल्कुल लगभग मैच करेगा, लेकिन चेक जो होता है कोई पर्सनल इंसान देता है, और ड्राफ्ट जो होता है बैंक जारी करता है। याद रखिएगा, चेक कौन जारी करता है, ये जारी कर सकती है चेक, ये जारी कर सकती है चेक, वो जारी कर सकता है, लेकिन जो ड्राफ्ट होता है वो कौन जारी करता है, ओनली एंड ओनली बैंक। कौन करता है? ओनली एंड ओनली बैंक, ठीक है। ये बिल्कुल सिक्योर माध्यम है पैसे ट्रांसफ़र का। जैसे हमने आपको बताया था चेक में सिक्योर माध्यम कौन सा था पैसे ट्रांसफ़र करने का? सिक्योर। हाँ, चेक में सबसे सिक्योर माध्यम क्या था पैसे ट्रांसफ़र करने का? क्रॉस चेक, क्योंकि उसमें क्या था, 2 क्रॉस करता है, बाएं साइड की दाएं साइड, बाएं साइड, और इससे क्या होता है सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो वो सेफ हो गया। तो आपका ड्राफ्ट भी वही काम करता है। ड्राफ्ट कैश नहीं देता हाथ में, आपको हाथ में नहीं देता कैश, वो आप सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो ड्राफ्ट और चेक में अंतर समझ में आया? ड्राफ्ट कौन जारी करता है? बैंक, ठीक है। आप कहोगे ना मुझे बैंक को जाके, तुम अपने बैंक में जा कहोगे, जैसे तुमको पैसा देना है, तो हम कहेंगे ना एक काम करते हैं, बैंक में जाएंगे, हम मेरे पास क्या नहीं है, अकाउंट नहीं है, मेरे पास अकाउंट नहीं है, बैंक में अकाउंट नहीं भी है ना। चेक के लिए बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ड्राफ्ट के लिए कोई अकाउंट जरूरी नहीं है। मेरे पास अकाउंट नहीं है, बैंक में जाएंगे कहेंगे मुझे ड्राफ्ट बनवाना है। क्या बनवाना है? ड्राफ्ट बनवाना है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, आपके पास अकाउंट नहीं है तो भी ड्राफ्ट बन सकता है, ठीक है। आप कैश दीजिए बैंक को, फॉर्म भरिए, आपको ड्राफ्ट बना कर दे देगा। कितना देर में देता है? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। कोई बैंक कहता है कि आओ शाम में दे देंगे, ज़्यादा हो जाता है भीड़ भाड़ तो कहता है शाम में दे देंगे, वो बना के दे देता है। अब वो ड्राफ्ट में क्या होता है, बस लिखा रहता है कि इतना अमाउंट है इस व्यक्ति की जाना है, और जिस व्यक्ति को देंगे वो बैंक में जाकर डाल देगा। जैसे ही डालेगा ना, कैसे कहते कूपन या कैशबैक वाला, वैसा ही टाइप का होता है। वो बैंक में जाकर उसमें पैसे जाके उसको मिल जाएगा बैंक वाले में, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट सिस्टम होता है। आपके पास अकाउंट नहीं भी है ना, तो आप ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाँ, ड्राफ्ट से किसको पेमेंट किया जाता है? ज़्यादातर ड्राफ्ट से जो है ना कंपनी में पेमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट होता है। पर्सनल पेमेंट बहुत कम देखा गया, हम नहीं देखे हैं, ठीक है। हम देखिए पहले समझिए यहाँ पे। तो वित्तीय पुर्जा जिसमें पैसे को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट टू राइट सिक्योर माध्यम से। और ड्राफ्ट में जमा धन, देखिए बैंक में धन जमा कर कोई भी व्यक्ति ड्राफ्ट जारी करवा सकता है। मैं तुम्हारे नाम का ड्राफ्ट जारी करवा दूंगा खुशी, ठीक है, कि हाँ खुशी को 1 लाख रुपए देना है, 1 लाख मैं बैंक में दूंगा, वो मुझे एक कागज़ दे देगा, हम तुमको दे देंगे ना वो कागज़, सिर्फ तुमको दे देंगे ना, तुम्हारे बैंक में तुम जाकर जमा कर दोगे ना, तुम्हारे बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक सिक्योर माध्यम है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तथा ड्राफ्ट का प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर जिस बैंक ब्रांच पर ड्राफ्ट लिखा गया है वहाँ जाकर के वो धन को एकत्रित कर सकता है। साथ में बैंक अन्य स्थानों पर भी अपनी ब्रांच पर ड्राफ्ट जारी करता है, परंतु बैंक पर भी ड्राफ्ट जारी करवा सकता है, बशर्ते बैंक पहले से समझौता हो। मतलब देखो, एक बैंक का दूसरे बैंक में भी हो सकता है। जैसे देखो, अगर हमको SBI में पैसे चाहिए तब SBI का ही लेंगे। क्या लेंगे? ड्राफ्ट SBI का ही लेंगे। अगर हमको SBI में पैसा चाहिए और हम लिंक करवाए हुए हैं, अपने समझौता करवाए हुए हैं, आम आदमी का तो समझौता तो सब बैंक से नहीं होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का होगा, जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कंपनी हो गया, उनका समझौता सभी बैंकों से होता है कि हाँ देखो
तुम सब लोग ड्राफ्ट आएगा एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन अगर नॉर्मल की बात करें, छोटी सी कंपनी है तो एक बैंक का है तो दूसरे बैंक में जाएगा थोड़ी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। SBI से SBI में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, SBI से कैनरा में ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि गांव-गांव में हर जगह हर बैंक तो नहीं है अवेलेबल है, तो क्या करती है सबसे लिंक करवा देती है। इससे क्या होता है किसी बैंक से तुम ड्राफ्ट बनवाओ वहाँ जाके जमा हो जाएगा। और स्कूल कॉलेज का ऐसा ही सिस्टम होता है। क्योंकि देखिए अभी इसके मोहल्ले में SBI है तो SBI बनवाएगी, उसके मोहल्ले में कैनरा है तो इसके मोहल्ले में आएगा। नहीं, तो 3 बैंक का बस दिया रहता है, सब बैंक से नहीं बनवा सकते। देखिए हमने क्या कहा, छोटा ऑर्गेनाइजेशन में कम रहेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रहेगा। अब पैसा हमको भेजना है, मान के चलो एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमको पैसा भेजना है रिलायंस वाले को, हमको पैसा भेजना है टाटा वाले को, या कुछ सामान लेना है तो किसी भी बैंक से उसको भेज सकते हैं। छोटा मोटा थोड़ी है। स्कूल कॉलेज छोटा मोटा होता है, GGS छोटा मोटा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है क्या GGS? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो रहा है क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो रहा है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी हो रहा है? पटना यूनिवर्सिटी भी नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी का 1% भी नहीं है, नहीं ना है, छोटा मोटा कॉलेज है, कोई काम चला लेगा वो। तो देखिए ध्यान से, तो बैंक प्रायः की बात करें, जो बैंक की बात करें, बैंक प्रायः अपने स्थानों पर, ठीक है, अपनी ब्रांच का ड्राफ्ट जारी करवा देता है, परंतु बैंक ड्राफ्ट जारी करवा सकता है बशर्ते उसका बैंक से क्या हो, समझौता हो। अगर हम SBI का है तो हम कैनरा बैंक में करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझौता होना चाहिए, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए कुछ कमीशन लेगा, फ्री में तो नहीं करेगा, फ्री में तो नहीं करेगा। हम 1 लाख रुपया जमा करवा के ड्राफ्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो 1 लाख रुपया ही लेगा क्या? नहीं, उसका प्रोसेसिंग फी लेगा। हमने क्या कहा, जिसका अकाउंट नहीं है उसका भी ड्राफ्ट जारी होता है ना। बच्चों लोग का अकाउंट नहीं होता है, 9th में एडमिशन लेना है, 10th में एडमिशन लेना, ड्राफ्ट जारी करना है, ठीक है। मान लो ड्राफ्ट से पैसा करना है, एक एग्जाम्पल अकाउंट में देना है, ड्राफ्ट से जारी करना है, तो उसका तो अकाउंट नहीं खुलेगा। मान लीजिए नहीं है अकाउंट तो वो क्या करेगा, ड्राफ्ट से ही करेगा, तो बैंक को भी तो पैसे देना पड़ेगा, तो बैंक कुछ कमीशन चार्ज करती है। बैंक अब बिना कमीशन के भी ड्राफ्ट जारी कर सकता है यदि ग्राहक बैंक से बहुत अच्छा संबंध हो। क्या हो, तो मुझे पैसा नहीं लगा था, बैंक से मेरा अच्छा संबंध है, मैं DDA में एडमिशन लेने गया था तो बैंक ने मेरे से पैसा नहीं लिया था। 3540 रुपये का ड्राफ्ट था, अभी तक 3540 रुपया ही मैंने दिया, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया। लेकिन आप लोग बनवाओगे तो शायद पैसा चार्ज ले लेते हैं। तो अपना ही है, वहीं पे का फुल फॉर्म तो हम लोग कोर बैंकिंग समझेंगे अब, ठीक है ना। तो कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS का फुल फॉर्म होता है। या इस पद्धति में ग्राहक विशेष ब्रांच में खाता खोल करके पूरे देश में किसी ब्रांच में अपनी बैंकिंग सेवाएं करवा सकता है। कभी कभार सुने होगे SBI वगैरह में जाते हो तो कि दूसरे ब्रांच का रहेगा तो पैसा नहीं ऐसे करेंगे, पैसे जमा नहीं करेंगे, दूसरे ब्रांच का रहेगा तो इस ब्रांच का रहेगा तो जमा करेंगे, इस ब्रांच में तुम जमा कर दो और वहाँ ट्रांसफ़र कर लेना, तो बहुत सारा नखरा करेगा, बहुत सारा बैंकिंग, ठीक है। लेकिन कोर बैंकिंग का नियम क्या है, देखिए कोर बैंकिंग जो है ऐसा सिस्टम है ना जिसमें ग्राहक जो एक विशेष ब्रांच में खाता खुलवा लिया, क्या कर लिया, विशेष ब्रांच में, मतलब पटना का हम कोई भी बेस्ट ब्रांच जो है मतलब वहाँ पे हम खाता खुलवा लिया, और वहाँ से हम किसी भी जगह चले जाए ना, वहाँ पे जाके हम पैसे जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेकबुक पासबुक सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है ना कि होम ब्रांच से होता है, जैसे नॉर्मल अकाउंट खुलवाओगे जैसे हम लोग खुलवाते हैं तो उसमें होम ब्रांच बोलता है कि ये काम तो होम ब्रांच से ही होगा और कहीं से नहीं होगा, तो कोर बैंकिंग होता है, ठीक है। और इस पद्धति में ग्राहक ब्रांच के बीच में ग्राहक बन जाता है। देखिए इस पद्धति के बीच में ग्राहक ब्रांच का ग्राहक से बैंक का ग्राहक बन जाता है। क्या बनता है, ब्रांच का ग्राहक नहीं बनोगे तुम, किसका बनोगे, बैंक का ग्राहक बनोगे। मतलब तुम्हारा खाता जो है SBI की इस ब्रांच में नहीं है, SBI में है, ऐसे हो जाएगा। तो SBI में यानी सबसे अपर लेवल में है, तो तुमको कोई ब्रांच वाला रोकेगा पैसे जमा करने और निकालने में। और ऐसा फेस कियो कभी लाइफ में, बैंक गए हो किसी बाहर के खाता में भेजना पैसा या किसी और में, तो पैसा में प्रॉब्लम होता है, ऐसा हुआ है, खास करके ऐसा SBI में होता है, ठीक है। नॉर्मल में जमा करने वाला जो होता है ना दूसरा अकाउंट का, वो प्रॉब्लम करता है, क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, नहीं करने देता है, कहता है कि आप अपने में करके ट्रांसफ़र कर लीजिए। हाँ, बहुत सारा कहानी सुनाएगा, खास करके SBI वगैरह टाइप का बैंक। तो कोर बैंकिंग क्या होता है, आप किसी स्पेशल बैंक के ब्रांच में जाके जमा कर दीजिए। क्या जमा कर दीजिए, तो आप कभी खाता खुलवाना रहेगा ना तो आप बात करेगा कि कोर बैंकिंग वाला अकाउंट हम खुलवाना कैसे खुलेगा, तो बोलेगा नहीं ब्रांच वाला खुलवा लीजिए। कोर बैंकिंग में क्या होता है ना कि आपको मेन ब्रांच से खुलेगा, यहाँ से नहीं खुलेगा। हाँ,
अब देखिए आपका है NEFT, अगला टॉपिक समझना है। क्या समझना है? अब पेपर में भी आता है कई बार, इसका फुल फॉर्म आता है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या है जी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इस पद्धति से एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी के माध्यम से फंड दूसरी ब्रांच में भेज सकता है। NEFT नाम सुने होंगे ना, जो लोग मार्केट में रहते हैं या जो लोग किसी फर्म में काम करते एक हैं। बैंक से दूसरे बैंक में भी पैसा इससे आता है। तो हम क्या बोले, हम कुछ अलग बोले? नहीं तो इसमें बैंक नहीं लिखा हुआ सिर्फ। अरे फर्म मतलब फर्म ही होता है, ठीक है। फर्म मतलब सब कुछ। बैंक भी एक कंपनी है ना, कंपनी मतलब फर्म। बैंक कंपनी नहीं है क्या? तो एक फर्म से, एक कंपनी से, एक व्यक्ति के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होता है NEFT के माध्यम से। NEFT फंडों को समूहों में निपटाता है। क्या करता है? जैसे आप लोन लेते हो तो आपको क्या करता है बैंक क्या करता है? आपको NEFT करता है। लोन लेते हो ना, आपको बैंक जाके, मतलब आप कहोगे हम 10 लाख का लोन लेंगे तो पैसे जाके जमा कराएगा। सब अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है NEFT, ताकि उसमें कोई गलती का गुंजाइश ना हो। जैसे हम 50 लोग को लोन पास किया बैंक, तो सब कोई को बैठ के करते रहेगा? नहीं करेगा। उसका सिस्टम होता है, उसमें अकाउंट नंबर फीड है, सब कुछ फीड करने के बाद ओके करने पर सबको खुद पैसा चला जाता है, ठीक है। 50 अकाउंट नंबर है तो 50 को बारी बारी से भेजेगा क्या वो? नहीं, 50 का अकाउंट नंबर मान लो डाल दिया, नाम डाल दिया, वेरीफाई कर लिया, पैसे डाला कि हाँ सबको 30 डालना है, SBI के अकाउंट से 30,000 रुपये सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसको कहते हैं NEFT। NEFT जो होता है ना, सबसे सेफ एंड सिक्योर होता है। एक और RTGS भी होता है, आगे बताएंगे। और यह जो है निपटने का काम जो है विशेष समय पर किया जाता है। RBI के नियम के हिसाब से NEFT, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक दिन 11 बार निपटाए जा सकते हैं और इसकी अवधि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक है। यानी NEFT जब बैंक से करवाना चाहते हैं तो आपको 9 से 2 तक करना है और दिन भर में कितनी बार करा सकते हैं? 11 बार NEFT के अंतर्गत हस्तांतरित किए जाने वाले धनराशि की कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं होती है। चलो, अगर आप बैंक में जाते हो तो आप पैसा अगर जमा करना चाहो तो आपको कहता है ना कितना जमा करना है, तो कहेगा 15,000। कितना जमा करना है? 50,000। कितना जमा करना है? 1 लाख। तो ज़्यादा पैसा होता है ना, तो NEFT के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे अभी हम रिसेंट में गए थे SBI में, वहाँ हमको 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करना था, किसी अकाउंट में डालना था। तो बोला कि अकाउंट में जो बैठा हुआ ना आदमी, वो 50,000 से नीचे नहीं लेगा, बड़ा हो गया है। हाँ बोला 49। हाँ, नहीं तो कार्ड से आप जमा करिए, ठीक है। तो ऐसा नियम बना दिया गया बैंक में, सभी बैंक में नहीं है, SBI में ये सब ज़्यादा आता है नियम। तो सुनिए ध्यान से। तो इससे क्या हो गया कि जो कस्टमर है, वो जो कैशियर, वो तो बैठे रहेगा। 50,000 वाले दिन में कितना आदमी आएगा नॉर्मल ब्रांच में अगर है तो? लिमिटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 से कम नहीं निकलेगा। 10,000 से कम नहीं निकलेगा। नहीं तो उसके सामने उसका 10,000 से ज़्यादा भी तो नहीं निकलेगा। वो नहीं बोल रहे हैं, सबका अपना अपना नियम है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब NEFT में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? कोई सीमा नहीं है। हम इसके अंतर्गत में 1 रुपया से लेके 1 करोड़ 10 करोड़ जितना मन करे एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी बैंक से हम ATM लेकर के और उसको ट्रांसफ़र करने लगे पैसा, तो उसके 10 साल के बाद कहेगा आज का कोटा पूरा। लिमिट रहता है ना, लेकिन NEFT में कोई लिमिट नहीं है। हमको जैसे बैंक अगर एक व्यक्ति को 30,000 का लोन दे रही है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो जैसे हम ही दे रहे हैं, हम लोन बांटते हैं या किसी को पैसे देना है, एक व्यक्ति को 30,000 देना और हमको 10 व्यक्ति को देना है, तो 30,000 गुने 10 करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। अगर हम 30,000 100 व्यक्ति को देना तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उतने व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना है तो संभव तो नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? NEFT करेंगे। क्या करेंगे? NEFT करेंगे। NEFT में कोई सीमा नहीं है। 30 लाख ट्रांसफ़र करना है, चाहे जैसे ट्रांसफ़र करें, चाहे एक व्यक्ति को भेज दें, चाहे 30 व्यक्ति को भेजें। हमको 30 लाख करना है, डायरेक्ट जाएंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। NEFT के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसकी न्यूनतम सीमा नहीं होती है और अधिकतम सीमा भी नहीं होती है। पूरा बैंक जो है ना SBI का पैसा ले सकते हैं इसके माध्यम से। ऑनलाइन होता है, फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, मोबाइल के माध्यम से भी आप कर सकते हो NEFT के माध्यम से। ऑनलाइन नहीं होता सर? ऑनलाइन भी होता है फॉर्म भरवाते हैं पंजाब में। हम करते हैं, ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन आजकल क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बदले हस्तांतरित करने की सीमा दी गई है 50,000। क्या दी गई है? देखिए, नकदी के बदले उसे
उसके द्वारा हस्तांतरण करने जाने वाले व्यक्ति की सीमा कितनी दी गई है? 50,000 दी गई है। अगर बात करें आगे, एनईएफटी की सुविधा द्वारा धन भेजने को फीस के साथ सेवा कर देना पड़ता है। यानी एनईएफटी जब भेजोगे ना तो आपको धन के साथ साथ सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी पेमेंट करना पड़ता है। और परंतु धन प्राप्त करने वाले को फीस नहीं देना पड़ता। यानी हम आपको अगर पेमेंट दे रहे हैं ना एनईएफटी के माध्यम से, तो मुझे उस पर टैक्स देना है, लेकिन आपको प्राप्त हो रहा है ना, आप 1 रुपया भी टैक्स नहीं दोगे। एनईएफटी की सुविधा जो है द्वारा विदेशों में ना तो धन भेजा जा सकता है और ना ही विदेशों से धन प्राप्त किया जा सकता है। याद रहेगा, एनईएफटी के माध्यम से हम देश में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम यहाँ से फेसबुक को भेज सकते हैं पैसा एनईएफटी के माध्यम से, व्हाट्सएप को भेज सकते हैं, गूगल को भेज सकते हैं, एप्पल को भेज सकते हैं, किसी को नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ हम किसको भेज सकते हैं? इंडिया में किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन बाहर में हम किसी को भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। अब आएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। एक और आएगा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा, वो आएगा आरटीजीएस। क्या आएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी की तरह आरटीजीएस भी द्वारा जो ट्रांसफ़र होता है बैंक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेजा जाता है, लेकिन यह समूहों में नहीं बल्कि एक एक करके स्वतंत्र रूप से निपटाया जा सकता है। देखो, आरटीजीएस के तहत में क्या होता है? ग्रुपिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्रुप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन एनईएफटी में ग्रुपिंग कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस में ग्रुपिंग नहीं कर सकते। एक एक करके भी भेज सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरटीजीएस धन अंतरण करने की तीव्रतम पद्धति है, यानी कि एनईएफटी से भी फास्ट कौन है? आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो, एनईएफटी से अगर जाने मान के चलो 10 सेकंड लग रहा है ना, तो आरटीजीएस से तुम्हारा 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड कितना लगेगा? 2 सेकंड। कट किया, ओके, ऐसे। परंतु आरटीजीएस की सुविधा केवल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांच पर ही हो सकती है। यानी याद रखना, अगर आरटीजीएस करना चाहते हो तो उसी ब्रांच में होगा जहां कोर बैंकिंग की सेवा हो। कोर बैंकिंग समझ में क्या होता है? अब क्या होता है जी कोर बैंकिंग? ऐसा बैंकिंग सेवा जिसमें हम किसी अकाउंट में पैसा खुलवा लेते हैं, अकाउंट खुलवा लेते हैं किसी भी ब्रांच में, स्पेशल ब्रांच में, और वहाँ से हम किसी ब्रांच से जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। अब तुम्हारा अगर खाता यहाँ कटरा बाजार का है और तुम चौक पर लेके जाओ पासबुक, कहो कि अपडेट कर दीजिए जमा करके, नहीं करेगा, नहीं करेगा, कहेगा यहाँ अपडेट नहीं होगा, जहाँ का है वहीं होगा। लेकिन अगर आपका कहोगे कि मेरा कोर बैंकिंग है, तो कहेगा करेंगे। नहीं कैसे करेगा? उसको करना है, ऊपर से नया है अकाउंट, ठीक है। आरटीजीएस व्यवहारों के लिए न्यूनतम सीमा कितनी दी गई है? 2 लाख। और आरटीजीएस करना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम सीमा रखी गई है कितनी? 2 लाख। आरटीजीएस मतलब 2 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। मैक्सिमम कितना भी करो, आपका है, मन है। लेकिन एक बात आता है, आरटीजीएस की बात कर रहे थे अभी, एनईएफटी की बात कर रहे थे। एनईएफटी में न्यूनतम सीमा है निर्धारित? नहीं है। आप 1 रुपया करो, 1 लाख करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक करके कर सकते हो, ग्रुपिंग में भी कर सकते हो। लेकिन आरटीजीएस में न्यूनतम क्यों किया गया? ठीक है, सिंपल सी बात है। आप कोर बैंकिंग ब्रांच में गए हो, बड़ा ब्रांच में गए हो, और वहाँ जाकर तुम खुदरा वाला काम करोगे तो उसको गुस्सा भी आएगा। तो सीधे 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, ये सब बड़े बड़े आदमी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है आईएफएससी कोड। क्या होता है? आईएफएससी कोड। जब आप बैंक में जाओगे ना, तो आपको एक कोड दिया जाएगा पासबुक में। क्या दिया जाएगा? कोड, जिसको आईएफएससी कोड कहते हैं। फुल फॉर्म याद कर लें, काम देगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या देगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में कितना अंक होता है? 11 अंक होता है। कितना होता है? 11 अंक कोड होता है, जो एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस प्रणाली में प्रयोग में किया जाता है। पैसा ट्रांसफ़र करना नॉर्मल भी अगर आपको अकाउंट से अकाउंट में जो करते हो आप लोग, उसमें आईएफएससी कोड डालते हो। आईएफएससी कोड आपके चेकबुक में नहीं होता है, नहीं, चेकबुक में होना चाहिए, होता है, पासबुक में होता है। आईएफएससी कोड में कितना डिजिट होता है? 11 डिजिट होता है। ये भी बात को आप याद रखिए, जिसमें पहला 4 लेटर क्या दर्शाता है? बैंक। देखो, पहला 4 वर्णमाला के अक्षर बैंकों के नाम को दर्शाते हैं, और अंतिम के 6 जो होते हैं शाखा को दर्शाते हैं, और 5वां अक्षर जो होता है 0 होता है, जो भविष्य में प्रयोग के लिए आरक्षित होता है। तो देखो टोटल कितने कोड होते हैं? 11। आगे का 4 जो है वो बैंक के बारे में बताते हैं, कौन सा बैंक का है। जैसे मेरा जो है CNRB 0001592 करके है, मेरा कोड क्या है बैंक का? CNRB कैनरा बैंक 000 3 या 4 0 है। उसके बाद
1592, मेरे को याद है अपना IFSC कोड, ये कोड है। तो इसमें देखो CNRB बैंक का 3 गो जो भी लिखा है कि ब्रांच का अपना डिटेल दिया, 00 क्यों दिया, बाद में अगर उसको मन रहा है कुछ चेंज करने का तो 0 को बंद कर सकता है ना, और लास्ट में आपका जो होता है ये होता है। तो याद रखिएगा 3 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट जो होता है 4 का होता है, 4 में बैंक के बारे में, उसके बाद 1 0 रहता है और उसके बाद बाकी का क्या होता है 6 पीस जो होता है वो शाखा को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, किस ब्रांच से वो पैसा आया है, किस ब्रांच से कैसा जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये किस चीज़ को बताता है आपको, IFSC कोड। आइए दिखाते हैं IFSC कोड कैसा होता है। देखिए IFSC कोड आपको दिखाते हैं। देखो ये टेंशन वाली बात नहीं है, अकाउंट नंबर लिख कर देंगे। ये भैया का है, इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, है ना। इसमें लिखा रहता है, आइए देखिए ध्यान से, ये इनका यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, अकाउंट नंबर भी है, पता नहीं क्यों डाल देता है सब इंटरनेट पे। ये इनका CIF नंबर है, ये इनका अकाउंट नंबर है, इनका नाम अभिषेक उत्तम पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ ब्रांच कोड भी है, डेट भी है। अब इसमें देखेंगे IFSC कोड कहीं पर होगा, 1 सेकेंड, यहाँ भी नहीं है, यही कहीं साइड में रहता है, हर ब्रांच का है ना पासबुक में। हाँ ऊपर में है क्या, नहीं ऊपर में नहीं, ये वाला में होता है क्या, नहीं ये तो कनाडा में होता है, स्टेट बैंक के नीचे होगा। हाँ कहीं पर होना चाहिए। कस्टमर ID है, पता नहीं इसमें हटाए हुए नहीं। तो इस साइड में यहाँ पे IFSC कोड रहता है। इस रिकॉग्निशन ध्यान से देखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आप सुने हो बैंक में जाते हो तो बार कोड टाइप का होता है, बार कोड रीडर, वैसा ही MICR होता है। क्या होता है, काला उजला सिस्टम होता है, उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक, इसका फुल में याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, ठीक है। ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी विदेश में, कहाँ कर रहे हो या मंगवा रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो या मंगवा रहे हो विदेश से, ठीक है, तो उसमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, और स्विफ्ट कोड आपको नहीं दिया जाता है। आपको जब ऐसा ट्रांसफ़र, जैसे मान के चलो कि अगर आपको फेसबुक में जॉब लग जाए, फेसबुक वाला आपको पैसा अगर भेज रहा है या किसी भी कारण से भेज रहा है, फेसबुक वाला आपको अकाउंट में हमेशा भेजेगा, तो आपको बैंक से जिस ब्रांच में आपका खाता है ना, वहाँ जाके बात करना होगा कि मेरा विदेश से हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आएगा, तो उसके लिए मुझे कोड चाहिए, तो वही तुमको एक देगा स्विफ्ट कोड। क्या देगा, स्विफ्ट कोड। अब देखो यह एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क है। क्या है, ये एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म याद करिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, ठीक है। अगर आप जा करके इसको रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, ठीक है ना। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच में, अब SBI है यहाँ पर है, आप मान के चलिए अमेरिका का है बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ से पैसा यहाँ पर आ रहा है या कोई भी बैंक वहाँ से, तो उसमें स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग घरेलू बैंक में IFSC कोड का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, स्विफ्ट कोड में। हाँ, स्विफ्ट भुगतान संदेश से जाता है और जिसके आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान एक दूसरे के खातों में जो भी कार्रवाई होती है पैसे की वो करते हैं, और यह केवल हस्तांतरित न कि धनराशि है। देखिए ध्यान से, स्विफ्ट केवल संदेशों का हस्तांतरित करता है, ना कि धनराशि का। संदेश मतलब कोड्स, ठीक है, ना कि पैसे का ट्रांसफ़र करता है। रिलेशन बना देता है 2 बैंकों के बीच में, उसके बाद आप पैसे ट्रांसफ़र होना ना होना वो तो बात की बात है ना। लिंक करता है, क्या करता है, लिंक करता है। आइए ATM का फुल फॉर्म आपको कई बार एग्जाम में पूछता है। हाँ, ऑटोमेटेड है, फिर से गलत पढ़े, ऑटोमेटिक एग्जाम में ऑटोमेटिक भी रहता है, ऑटोमेटेड है एग्जाम में, है ना। टेलर मशीन, ठीक है, यह एक स्वचालित मशीन होती है। क्या होती है, एक स्वचालित मशीन होती है। इसमें प्लास्टिक का कार्ड जिसको क्रेडिट या डेबिट कार्ड डालते हैं और उसके माध्यम से आप पिन टाइप करके पैसे को निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। भारत में सभी ATM को जोड़ने वाले नेटवर्क को हम लोग
नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? NFS। चाहे वो SBI का नेटवर्क हो, देखो अगर वो SBI का है, अगर वो कैनरा बैंक का है, अगर वो क्या बोलते हैं उसको जी, HDFC का है, अगर वो ICICI का है, देना बैंक का है, महिला बैंक का है, PNB का, किसी का भी है। महिला बैंक है का? पहले है ना? नहीं है। कैसे नहीं है? कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में है। अब सुनिए ध्यान से। सिर्फ महिलाओं के लिए है। हाँ, उसमें से नहीं देखे हैं। सब जगह थोड़ी रहता है। उसमें कर्मचारी भी महिला होती है, उसमें कर्मचारी भी पूरी तरह से, आप देखिए ना, ठीक है? क्या सर्च कर लो, यहाँ थोड़ी है। अब उसमें ध्यान से देखोगे कि ATM जो है डालते हो SBI में, अकाउंट है कैनरा बैंक का, पैसा कैसे निकल जाता है? कैनरा बैंक काहे पैसे देता है? तो यही होता है NFS। क्या होता है? NFS, याद रखना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम कैनरा बैंक में डालते हैं, उसका सर्वर NFS में जाता है और NFS कहता है कि अच्छा पैसा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? तो कैनरा बैंक वाला। किसके ATM से? SBI से। तो SBI प्रोसेसिंग करता है कैनरा बैंक को, कैनरा बैंक तब लाके NFS में डालता है और NFS में पैसा निकल के आपके अकाउंट्स में, मतलब ये ATM से निकल के आपके हाथ में आता है। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इतना फास्ट होता है कि हम लोग को लगता है कि तुरंत पैसा मिल गया। वो जो प्रोसेसिंग करता है ना 10 सेकेंड का, उतने देर में बताओ पूरा ब्रांच घूम के चलाता है, सब जानकारी निकाल दिए तुम्हारा 10 सेकेंड में। बैंक में कितना पैसा, किस अकाउंट का, किधर का है, कहाँ का रहने वाला, सारा जानकारी निकाल के पैसा निकाल के हाथ में लगाता है। लो रखो पैसा, नहीं चाहिए तो पैसा दे देता है। ये सिस्टम होता है किस में? बैंक में, ठीक है? NFS के माध्यम से ही पेमेंट होता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि अगर हम पे 10 सेकंड का प्रोसेसिंग किया, पैसा फंस गया, क्या हुआ? पैसा फंस गया, तो कुछ समय बाद वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। NFS कहता है जाओ, नहीं देंगे, भागो। एक बार ऐसे मैसेज में दिखा गया कि पैसा कट गया, फिर आ गया। हाँ, वो नहीं निकलता, तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? अब अगर फंस गया पैसा तो कंप्लेन करोगे, वो सब जांच होता है, अपने आप पैसा अकाउंट में आता है। इसकी खोज की गई थी जॉन शेफर्ड वार्नेस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जॉन शेफर्ड वार्नेस के द्वारा की गई थी। भारत में ATM 2004 में SBI ने लाया, याद रखना है। भारत में ATM सबसे पहले कौन लाया है? हाँ, और इसे कोची में यानी केरल में झनकार नामक स्टीमर पर लगाया गया था। कहाँ लगाया था? झनकार नामक स्टीमर पर, ठीक है? ATM कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब आप देखते हो ना, ATM मिल गया, खुश हो जाते हो, खुश होकर आराम से पैसा उड़ाना चालू करते हो। तो ATM कई प्रकार के होते हैं। आइए समझा ही देते हैं थोड़ा सा है, तो क्यों हम इसको पेंडिंग रखें, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा। अब देखिए ATM, पहला है बैंक ATM। यह ATM स्वचालित बैंक के पास होता है और इसका संचालन कौन करती है? स्वयं बैंक करती है। ऐसे ATM में बैंक अपना लोगो लगाता है। क्या लगाता है? लोगो लगाते हैं। ब्राउन लेबल ATM, इस प्रकार के ATM में कैश यानी नगद की व्यवस्था, इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था बैंक स्वयं करते हैं और शेष काम तीसरे पक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है? इसको कहते हैं ब्राउन लेबल ATM, ठीक है? इस ATM पर बैंक भी अपना लोगो लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्राउन लेबल ATM। पहले पढ़ो तब समझाते हैं। उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या है वाइट लेबल ATM। क्या है जी? वाइट लेबल ATM। इसमें क्या होता है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ATM को लगा दिया जाता है और इस ATM पर बैंक, किसी भी बैंक का लोगो नहीं लगा रहता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं वाइट लेबल ATM। क्या कहते हैं? वाइट लेबल ATM। अगर तुम जाओगे माइक्रो लेबल ATM, इस प्रकार के ATM में कार्ड मशीन होते हैं। क्या होती है? एक कार्ड स्वाइप मशीन होती है जिसके द्वारा बिल का भुगतान किया जाता है और POS यानी पॉइंट ऑफ सेल पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है? वो आप समझिए अब थोड़ा ध्यान से। अब ऊपर से मैं आपको समझाता हूँ। बैंक का ATM, अगर किसी ATM के ऊपर लिखा हुआ है SBI और पूरा SBI का प्रचार मारा हुआ है, डैट मीन्स का वो क्या है? बैंक का ATM है, SBI खोल गया, ठीक है? और उस पर लोगो भी लगा रहता है। एक होता है ब्राउन लेबल ATM, ऐसा ATM जिसमें ATM में नगद की व्यवस्था और इंटरनेट की व्यवस्था बैंक करता है। और जो तीसरा पक्ष है
दूसरा व्यक्ति, वह उसके द्वारा इसमें प्रोसेसिंग कराता है। उस प्रकार के एटीएम को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? ब्राउन। हाँ, ब्राउन लेवल एटीएम। इसको कहते हैं, इस पर बैंक अपना लोगो भी लगवा लेती है। क्या करती है? जैसे मान के चलो ऐसे लिखा हुआ किसी एटीएम के बाद इंडी कैश प्लस SBI, मरसलामी में है ना एक इंडी कैश लिखा हुआ, इंडी कैश प्लस SBI अगर लग गया तो वो ब्राउन लेवल एटीएम कहलाएगा। और सिर्फ इंडी कैश लिखा हुआ है तो वो वाइट लेवल एटीएम हो गया। स्टेशन पे जाओगे ना, वहाँ पर लिखा हुआ हियाची करके, HITA करके एक एटीएम खुला हुआ है, ये अपने ही क्या है पटना से हिटैची करके कोई है। अब हिटैची तो कंपनी है जो फ्रिज कूलर बनाती थी, अब वो एटीएम कब से लगवाने लगी, तो वो एटीएम लगा वहाँ पर है। उस जाओगे पैसे निकालोगे निकलेगा, पैसे डालोगे निकालोगे निकलेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी मरसलामी में इंडी कैश देखे हो ना, ये तो है। बगल में ही तो देखे हो। ये इसमें अगर लोगो लग जाए SBI का तो वो ब्राउन लेवल होगा, लेकिन वैसा कैसा है, वो वाइट लेवल है। क्या है? वो वाइट लेवल है। देखिए वो बैंक का एटीएम लगभग ठीक ठाक रहता है, ठीक है, लेकिन जो वाइट लेवल एटीएम होता है प्राइवेट वाला, देखो शीशा उसा फूटा हुआ है अब बरसों से, अब फिर भी एटीएम रनिंग है। हाँ, कभी भी निकल सकता। आपका ब्रांच का एटीएम फेल हो जाएगा, हाँ, लेकिन ये नहीं होता। ये एटीएम फेल नहीं होता। मशीन हैवी लगाता है पहला, दूसरा कैश फुल रखता है क्योंकि प्राइवेट है ना, प्राइवेट है, कांच से उसका मतलब नहीं है। अगर वो पैसा जो डालता है ना प्राइवेट वाला, उसका इंश्योरेंस भी हो जाता है। सुनो ध्यान से, तुमको क्या लगता है एटीएम में पैसा जो रखा जाता है उस पैसे का सिक्योरिटी जो होता है ना, इंश्योरेंस, वो हुआ रहता है, उससे प्राइवेट कंपनी को लॉस नहीं होगा। अगर 10 लाख वहाँ पर सेटअप कर गया है तो सबका इंश्योरेंस किया हुआ है, उसको कोई लॉस होने वाला नहीं है। कोई कबाड़ के भी ले जाता है, शीशा फूटा हुआ है, पूरा गेट बिना खोले घुस जाओगे कभी कभार, ऐसा हो जाएगा एटीएम में। कोई आदमी नहीं, धूल इतना जमा हुआ रहता है अंदर में, लेकिन पैसा निकलेगा, ठीक है। उसके नीचे में है, आगे SBI में चले जाओ, धूल नहीं, साफ सुथरा या गार्ड वार्ड सब है, पैसा नहीं निकलेगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पैसा लगभग एनी टाइम निकल जाता है, रनिंग रहता है एनी टाइम, कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट है, सब इंश्योरेंस किया हुआ रहता है और उस पर किसी भी बैंक का लोगो नहीं लगा हुआ है, तो कैसा एटीएम कहलाएगा? अब सुने वाइट लेवल एटीएम क्या होता है? हम डेबिट कार्ड नहीं पढ़ा रहे, एटीएम पढ़ा रहे हैं। एटीएम क्या होता है? वाइट लेवल, ब्राउन लेवल और बैंक लेवल। बैंक लेवल में सिर्फ बैंक का संचालन होती है, उसमें बैंक का ही प्रचार होगा, बैंक का ही लोगो रहेगा। अब PNB भट्टी पर जाके देखो, PNB नहीं रहेगा, उसके बगल में एक और है, किसका है? कोई प्राइवेट बैंक का है, हाँ, तो वो भी बैंक लेवल ही है, वो बैंक का ही एटीएम है, बैंक वाला ही आके लगाया है, ठीक है। ब्राउन लेवल समझ में आया? अगर मान के चलो इंडी कैश में प्लस SBI लिख दे, ये स्पॉन्सर बाय SBI, तो समझ जाना मशीन किसका? प्राइवेट वाला का, इंटरनेट किसका, पैसा किसका? बैंक वाले का, सर्वर किसका? बैंक वाले का, तब वो ब्राउन लेवल होगा। वाइट लेवल क्या होता है? सब कुछ प्राइवेट कंपनी का। ऐसे करती, देखो हियाटी वाला या हिटैची वाला जो भी नाम है वो लगाई, तुम भी लगवा सकते हो अपने एरिया में कांटेक्ट करके, ठीक है। उसके लिए तुम्हारा वैसा एरिया होना चाहिए, जैसे मान के चलो भट्टी पर हम लगवा सकते हैं एग्जाम्पल, वैसा एरिया होना चाहिए, वहाँ रेंट भी मिलेगा तुमको, पैसा भी मिलेगा। अब उसमें तुमको लगवाने के बाद देखो, जैसे कैसे करता है, अपना ब्रांच खोल लो, माइक्रो लेवल। अब तुम गए हो कभी शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे कहता है कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए, कहता है ना एटीएम है, कहता है एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, तो एक कार्ड मशीन रखता है, उस पर खींचता है, पैसा निकल जाता है बिल कट के, देखिए वैसा मशीन में मॉल में होता है, वो माइक्रो एटीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको वो उसका इस्तेमाल से पेमेंट कराने के लिए किया जाता है, कैसे कैश निकलता नहीं उससे, पेमेंट कराने के लिए किया जाता है। आपने मॉल से सामान खरीदा, मॉल से सामान खरीदने के बाद वहाँ पेमेंट करते हो कार्ड स्वाइप करके, उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल। इसको पॉइंट ऑफ सेल, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है, वहाँ पे ये रखा जाता है। इस तरह का बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े जहाँ पर सेलिंग का काम होता है ना, मॉल वॉल वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। कहता है कि आप सामान खरीद लीजिए, यहाँ कैश निकालने भर जाएगा, छोड़िए कैश क्या दीजिएगा, खींचा पैसा उसका अकाउंट में गया, बिल कट गया, क्या पेमेंट दे देता हो, अलग बात है। क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, नहीं करा तो कट रहा पैसा। साल भर का उसमें होता है कि साल भर में एक सर्विस चार्ज कटता है 500-600 रुपया एक साल का, वो कटता होगा, ऐसे थोड़ी है। ओके, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की बात करें तो इसमें 2 कार्ड लगता है, एक लगता है डेबिट कार्ड, एक लगता है
क्रेडिट कार्ड। दिमाग में फिट कर लीजिए, एक क्या लगता है डेबिट कार्ड, एक लगता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है, वो पैसा जो आपके अकाउंट में वो निकालिएगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जो पैसा आपके अकाउंट में नहीं है वो भी निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे 1 रुपया नहीं है फिर भी क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं। आपको लिमिट रहता है ना कि आप 1 लाख तक निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड देने का मतलब क्या हुआ, आपको लिमिट दिया जाता है कि आप 1 लाख तक निकाल सकते हैं। आप निकालिए और भरिए। अब बहुत अच्छा चीज़ भी है, बहुत ख़राब चीज़ भी है। नियम ये है, आज हमको 10,000 का ज़रूरत पड़ा, हम वहाँ से निकाल लिए 10,000 रुपये, हमको प्रोसेसिंग फी 300 रुपये ले लिया। वो 10,300 रुपये हमको वापस करना है कितने दिन में, 40 दिन में। अगर नहीं किए तो फाइन लग जाएगा। और हम चाहें तो उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक और नुकसानदेह होता है, उसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा ना। और ये CVV क्या नंबर? सब बता देंगे। तो डेबिट कार्ड क्या यहाँ से पैसे निकालता है, आपके खाते से निकालता है। हम इनके खाते से थोड़ी निकालेंगे अपने ATM कार्ड से, नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड पूरी तरह से सिक्योर होता है। इसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होता है, पासवर्ड, CVV नंबर, बहुत सारा चीज़ होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, पासवर्ड और CVV नंबर टाइप का बहुत सारा चीज़ होता है। अगर हम बात करें, सुनिए, अभी 11 डिजिट का कोड मिला था, किस में मिला था, IFSC कोड 11 डिजिट का एग्जाम में पूछ देता है। ATM को एक कितने डिजिट का कोड होता है, 16 डिजिट का, 4 बार लिखा रहता है। हाँ, दिमाग में रखो, 4 करके 4 बार लिखा रहता है। तो ATM में, यानी ATM में, डेबिट कार्ड में, ATM में नहीं। तुम बैंक में जाती हो ना, वो ATM कार्ड लेके नहीं जाती हो, डेबिट कार्ड लेके जाते हो। सब गलत बोलता है, डेबिट कार्ड उसको बोलते हैं, ATM कार्ड नहीं बोलते हैं। मतलब ATM कार्ड डालने का मतलब है कि तुम ATM खोल के पूरा कैश निकाल लोगे, 10 लाख रुपये जो डाला हुआ है। डेबिट कार्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड में 2 चीज़ होता है, एक 16 डिजिट का एक कोड होता है जो का अकाउंट नंबर नहीं होता है, उसका कोड होता है। उसके बाद उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, एक CVV वैल्यू होती है। CVV को में याद कर लो, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जिसमें 3 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, जो कि ATM के पीछे मैग्नेटिक टेप के ऊपर लिखा रहता है। और इसमें एक कोड भी होता है जो कि आपको याद रहता है, जो कि आप याद किए हुए रहते हो, 4 अंक का पिन। वो पिन डालने पर ही पैसा निकलता है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए, किसी और को नहीं। कुछ कार्ड जो है पहले के ज़माने में, देखो, हाँ, पहले देखो यहाँ पे 4 करके आपको यहाँ पर बना हुआ है। इस कार्ड में 4 करके बना हुआ है ना, 4 ही 4 है ना जी, हाँ 4 है। हाँ, इसमें एक एक्सपायरी डेट है 12/2024। इसमें कार्ड होल्डर का नाम भी रहेगा नीचे और यहाँ पर एक चिप भी है। पहले जो कार्ड आता था उसमें चिप नहीं रहता था, अभी जो कार्ड आता है उसमें चिप रहता है। चिप का मतलब होता है कि बिना स्वाइप किए, मतलब पैसा पेमेंट करना है ना, तो बस कुछ नहीं, कार्ड को बस ऐसे रख दो, उस पर पेमेंट हो गया। कार्ड को बस मशीन पर रखोगे ना तो पेमेंट हो जाएगा, स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। कि तो इसीलिए क्या करते हैं कुछ लोग, ये कार्ड ले जाते हैं, मशीन पर रख के पेमेंट करके निकल जाते हैं। खींचने बीचने का झंझट नहीं है, कार्ड पे रखो, पेमेंट उसमें चढ़ाया हुआ कि हाँ इतना पेमेंट है, बस कार्ड रखो, कट गया, उतना पैसा चला गया। तो माइक्रो चिप होता है। तभी ना कटेगा, क्या पैसा देगा तभी ना। कौन पैसा देगा, सिर्फ कार्ड देंगे तो पैसा कट जाएगा। हाँ, आप बर्गर खाइए या कहाँ पे, डोमिनोज में, कितना का, 250 का, ठीक है, 2 लोग मिलके 250 का बर्गर खाई, वो मशीन पे चढ़ाया 250, बिल बना दिया। तुमको कार्ड को खाली ऐसे रखना है, बस ऐसे करना है, वो पेमेंट कट गया 250 आपके अकाउंट से। ऐसा सिस्टम बना हुआ है, चिप लगा होता है। और ये चिप जो होता है ना, माइक्रो चिप, इसी में सब कुछ होता है। 250 लिखा है ना, आपको बिल भी तो देगा, रसीद देगा ना। अच्छा, करोगे तब ना सीखोगे, करो कभी कभारी सब चीज़। हाँ सर, जस्ट पीछे एक टेप रहता है जो काले रंग का होता है, जो कि यहाँ पर वाइट दिख रहा है ना, हम दिखाएंगे ओरिजिनल। उस टेप में के पीछे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। और ये मैग्नेटिक टेप जो है ना, पहले के ATM में सिर्फ मैग्नेटिक टेप होता था, अब के ATM में चिप भी होता है। इसलिए होता है कि आप स्वाइप करना चाहो तो टेप से हो जाएगा, और ऐसे टैप करना चाहो, टैप करने का मतलब कुछ नहीं, ऐसे तोड़ मत देना है, अरे प्यार से जाओ, ये ऐसे रख दो, हो गया पेमेंट। ऐसे करके तोड़ना थोड़ी है, जाकर रखना है, बस हो गया। मशीन पे बस ऐसे रख दोगे ना, पेमेंट कट जाएगा, ठीक है, उसमें स्कैन कर लेता है। और ये वाला जो है स्वाइप वाला, तो मैग्नेटिक जो टेप होता है ना नीचे में काला रंग का, उसको रीड करता है, उसके अंदर जानकारी है।
एटीएम में कोई खराबी नहीं आती है, जो टेप होता है ना काला रंग का, उसमें जानकारी होती है, पूरा अकाउंट नंबर डिटेल सब कुछ, ठीक है, वो नोच दो, एटीएम खराब, मशीन एटीएम खराब कि डेबिट कार्ड खराब, डेबिट कार्ड गलती हो जाता है, तो इसलिए गलती को सुधारो। अभी इसी तरीक़े से क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड उसी व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति पर क्या बैंक को भरोसा हो कि हाँ ये पैसा दे देगा, सबको नहीं देता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना, जिस ग्राहक पर बैंक को पूरा विश्वास हो, नहीं ये पैसा दे देगा, चाहे जैसे हो पैसा देगा, तो उस व्यक्ति को ही क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। और उससे वो इजीली लोन भी निकाल सकता है उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। अगर उसको 1 लाख का ज़रूरत हो गया तो चाहे तो बैंक में जाके कहे, मतलब अपना जो भी है ऑनलाइन घरे बैठे बैठे लोन निकाल सकता है। हाँ, लोन 1 लाख चाहिए ले लेगा, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड यूजर है। उसके बाद बैंक को इसकी सीमा निर्धारित होती है। हाँ, 1 लाख है जी, 2 लाख है जी, 2 लाख तक आप निकालिए, आप 2 लाख तक निकाल के यूज़ करिए। महीने में मान के चलो हम उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके राशन ले आए, सपोज पैसा नहीं इस महीना में, राशन ले आए, अगला ये होता है ना कभी कार्ड पैसा नहीं रहता, तो हम उस महीने में पूरा 10,000 का राशन ले आए, तो 10,000 का मुझे कैशबैक भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत राशन भी मिल जाएगा। और उसको पेमेंट कब करना है? आज अगर हम 2 तारीख किए हैं ना, तो अगला महीना में 10 तारीख को करना है पेमेंट। तो बताओ कितना दिन का टाइम मिला? 30 से 40 दिन का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो अब नहीं, तभी देने का नियत रखेगा तो नहीं दोगे 2 से 4 दिन में, ठीक है। उसमें कैश निकालोगे ना अगर आप, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन अगर आप पेमेंट करते हो किसी चीज़ का तो आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसमें ग्राहकों को 25,000 से लेके 3 लाख तक मिनिमम मतलब दिया जाता है जनरली, और 30 से 40 दिन तक कोई भी ब्याज आपको नहीं देना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं तो हमको इसका पूरा जानकारी है ना। अब यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक्स के बारे में जानेंगे, कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में, जो कि अगले क्लास में होगा। SBI और अन्य बैंक है, तो अब आपको सिर्फ SBI पढ़ेंगे, अन्य बैंक का कहानी नहीं पढ़ना आपको पूरा, अन्य बैंक का सिर्फ स्थापना। तो आपको कार्ड नया मिल जाएगा, बैंक खुद भेज देता है आपके अकाउंट से 10, 20, 50, 100 रुपया काट के कार्ड आपको पोस्टमैन से भेज दिया जाता है। उस कार्ड को चालू कर दिए, पुराने कार्ड को तोड़ के फेंक दीजिए, बात खत्म। तो यहाँ से ये टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म होता है। और अब भी अगर आप बैंक से के सवाल में फंसिएगा तो फिर आपकी गलती है, आप रिवीजन कीजिएगा इसको अच्छे से। और अभी हम यहाँ पे ख़त्म नहीं किए हैं, हमने एक पोर्शन ख़त्म किया है। अभी हम लोग बैंक समझेंगे, कौन सा SBI के बारे में पढ़ेंगे, RBI के बारे में पढ़ेंगे, RBI पढ़ लिए ना, SBI और थोड़ा बहुत संस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो जैसे अभी हम आपको बताएंगे SBI का पूरा डिटेल कहानी क्या था, कैसे बना था, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक और थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो बैंक्स होता है ना उसके बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको SBI के बारे में जानना है। किस बारे में जानना है? SBI। बाकी बैंक का स्थापना, हेडक्वार्टर, CEO, बस नाम खाली पढ़ना, काम हो जाएगा उतना में। इस तरीके से बैंक पूरा निचोड़ के आपके दिमाग में भर दिए। अब आपका काम बनता है कि इसको बार बार देखना, और नहीं देखोगे, रिवीजन करोगे तो लॉस तुम्हारा है। बाकी अब हम अगले वीडियो में